राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वार बलिया। तो हम लोग पिछले दिन शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में अध्ययन कर रहे थे। आज जो है पुनः आज की क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे अस्थाई भाव, सेंटिमेंट्स। यानी संस्कृत वाङ्मय में 9 रस हैं, नाटक में 8 रस, बाद में शांत भक्ति वात्सल्य को भी रस माना गया। रस को अपने अस्थाई भाव हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, विभत्स, जुगुप्सा, यह अस्थाई भाव संवेग जनित एक मानसिक भाव माना जाता है। अस्थाई भावों को मानव जीवन में प्रमुखतम स्थान प्राप्त है। इससे मानव जीवन के व्यवहार का संचालन होता है। अतः बालक के जीवन में अस्थाई भावों का महत्वपूर्ण योगदान है। अस्थाई भाव को अवचेतना का विषय माना गया है। अस्थाई भाव को हमेशा स्मृति पटल पर नहीं किया जाता है। किसी विशेष प्रसंग या संयोग आने पर ही ये जागृत होते हैं। अस्थाई भाव को एक अर्जित प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसी भी वस्तु के संबंध में जो विचार बने होते हैं वे वातावरण के उपस्थित होने पर उपस्थित हो जाते हैं। आदतों की तरह अस्थाई भाव भी हमें अग्रसारित करते हैं और उचित संवेग से ही इनका निर्माण होता है। एक संवेग एक ही अस्थाई भाव को विकसित कर सकता है, परंतु आवश्यकता अनुसार एक अस्थाई भाव अनेकों संवेगों को उत्पन्न कर सकता है। जैसे हमारे अंदर जिस प्रकार का भाव होगा उसी प्रकार का अस्थाई भाव अपने आप परिवर्तित होता रहता है। जैसे प्रेम है, घृणा है, तो ये सब अपने आप ये अस्थाई भाव जैसी परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप ये बनता रहता है। अब जो है यह अस्थाई भाव को परिभाषित करने के लिए अनेक शिक्षाचार्यों ने अपना मत विभिन्न प्रकार से दिया है। डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने बताया कि अस्थाई भाव संवेग जनित एक मानसिक भाव है। इन्हें अस्थाई संवेग भी कहते हैं। यह भाव स्वाभाविक नहीं होता, परिवेश के संघर्ष स्वरूप हमारी मानसिक वृत्तियों में कुछ अस्थाई परिवर्तन आ जाता है और इस अस्थाई परिवर्तन को अस्थाई भाव कहा जाता है। श्री PS नायडू ने बताया कि जब पदार्थों, व्यक्तियों तथा विचारों के चारों ओर संवेग संगठित हो जाते हैं तो अस्थाई भाव का निर्माण होता है। श्री BN झा ने बताया कि अस्थाई भावों को ऐसा अर्जित मानसिक संस्कार अथवा रचनाएं ही समझना चाहिए जो उन वस्तुओं के संबंध में हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं जिन पर केंद्रीभूत होकर निर्माण हुआ। श्री सरजू प्रसाद चौबे ने बताया कि अस्थाई भाव संवेग जनित एक मानसिक भाव। तो यह अस्थाई भाव जो है ये क्या है? संवेग जनित एक मानसिक भाव है और इसको ही अस्थाई संवेग कहते हैं। तो जैसा जिस प्रकार का परिवेश हमको प्राप्त होता है, जिस प्रकार की स्थिति बनती है और उसी प्रकार के हमारी मानसिक वृत्तियों में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे हमारे अंदर अगर स्थिति इस प्रकार का परिवेश बना गंभीरता का, तो हमारे अंदर गंभीरता का अस्थाई भाव आ जाएगा। तो अब इन अस्थाई भावों का स्वरूप कैसा होता है? तो अस्थाई भावों का स्वरूप जो है
जैसे एक तो होता है साधारण अस्थाई भाव। तो साधारण अस्थाई भाव में एक संवेग या भावना का विकास होता है। जैसे बालक को अपने खेल के सामान के साथ उसका प्रेम होता है, तो प्रेम होता है तो उसका जो है खेल के सामान के साथ प्रेम का, क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ क्रोध का, और आदरणीय सभ्य व्यक्ति को देख करके सम्मान इत्यादि, ये अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी बात आती है जटिल अस्थाई भाव। तो जटिल अस्थाई भाव श्री पीरी पाठक ने बताया कि इस अस्थाई भाव में एक से अधिक भावनाएं या संवेग होते हैं। जैसे बालक में कठोर शिक्षक के प्रति घृणा का अस्थाई भाव होता है। यदि शिक्षक उसे छोटी छोटी बातों पर दंड देता है तो उसे शिक्षक पर क्या होता है, क्रोध आता है, और धीरे धीरे उसे शिक्षक से अरुचि हो जाती है। ये जटिल अस्थाई भाव है, जल्दी खत्म नहीं होते हैं। संभवतः वह उससे प्रतिशोध लेने की भावना भी रखने लगता है, फलस्वरूप उसमें शिक्षक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, और यह घृणा एक जटिल अस्थाई भाव है जिसका निर्माण भय, क्रोध, अरुचि और प्रतिशोध के संवेगों और भावनाओं से हुआ है। उसके बाद से होता है मूर्त अस्थाई भाव, अमूर्त अस्थाई भाव, और एक होता है पांचवा जो होता है वो है नैतिक अस्थाई भाव। तो यह नैतिक अस्थाई भाव जो है, इसमें होता यह है कि इस अस्थाई भाव में नैतिकता का महत्व दिया जाता है। नैतिक चरित्र का इसमें विशेष महत्व है। एक यह धारणा है कि नैतिक अस्थाई भाव अनुवांशिकता पूर्ण होता है, जैसे सत्यता, न्यायप्रियता, सठता, क्रूरता, यह बातें होती हैं। अब ये जो है अस्थाई भाव की विशेषता क्या होती है, तो अस्थाई भावों के विभिन्न विशेषताएं हैं, जिसमें पहली ये मान दी जाती है कि अस्थाई भाव अर्जित माने जाते हैं, और अस्थाई भाव जो है ये जन्मजात नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता है क्योंकि यह परिवेश के अनुसार बदलता है, इसलिए यह जन्मजात नहीं होता है। तीसरी बात जो है, अस्थाई भाव को मानसिक प्रक्रिया की जगह मानसिक रचना की प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी जाती है। और चौथी बात जो है वो है अस्थाई भाव मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार के तत्वों में पाया जाता है। पांचवा जो है अस्थाई भाव मानव के संवेगों एवं भावनाओं के सहयोग है, और इनका निर्माण संवेग के द्वारा होता है। इसी तरह से अस्थाई भाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं। अस्थाई भाव मानव के चरित्र अथवा व्यक्तित्व के आवश्यक अंग हुआ करते हैं। अस्थाई भाव जो है मानव के व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं। अब इन अस्थाई भावों का शिक्षा में महत्व क्या है, तो अस्थाई भावों को शिक्षा में महत्व को समझने के लिए यह बात को ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है मानव में सद्गुणों का विकास तथा चरित्र निर्माण है, जो अस्थाई भावों के बन जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। तो अस्थाई भावों को, अस्थाई भाव जो है उस अस्थाई भाव को अस्थाई बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या कार्य करना चाहिए कि जो बच्चे में अस्थाई भाव है वह अस्थाई बने, उसके लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उसे जो है राष्ट्रीय सद्भावना एवं देश प्रेम अस्थाई भाव के लिए इस प्रकार की ऐतिहासिक तत्वों को स्पष्ट करेगा जिससे राष्ट्रीयता का विकास हो सके। दूसरी बात, बालकों के संवेग का विरोध नहीं करना चाहिए। तीसरी बात
कि अस्थाई भाव अस्थाई बने रहे, इसके लिए वातावरण तैयार करना चाहिए। ये अध्यापक का दायित्व होता है। अस्थाई भावों के नियंत्रण की शिक्षा देना चाहिए। छठी बात होती है कि अस्थाई भाव के माध्यम से अनुशासित एवं विनयशील बनाना चाहिए। अगली बात यह होती है कि अस्थाई भाव के माध्यम से ज्ञानार्जन प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। और ये अगली बात यह कि एक आदर्श तथा उत्तम अस्थाई भाव उत्पन्न करके चरित्र के निर्माण की और विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अगली बातें जो हैं वो है कि आत्मसम्मान के अस्थाई भाव का निर्माण होने की वजह से बालक में अपराध की प्रवृत्ति का विकास नहीं होने पाता है। बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए आत्मसम्मान को अस्थाई भाव का सहयोग सर्वथा अपेक्षित है। अब जो है अस्थाई भावों के संरचना करते समय अध्यापक को विशेष सावधानी पूर्वक देखना होगा कि बालक जिन अस्थाई भावों को रचना करने जा रहा है वे राष्ट्र प्रतिकूलता परिलक्षित हो तो विरोध के स्थान पर मार्गांतरीकरण प्रक्रिया द्वारा अस्थाई भाव को समाजोपयोगी बनाया जा सकता है। अब ये आपका अस्थाई भाव था। अब इस अस्थाई भाव के बाद हमको इस शिक्षा मनोविज्ञान में दो चीजों को और जानना है। एक तो है स्मृति और विस्मृति। आप लोगों से आग्रह है कि भाई मेरी बातों को ध्यान से आप सुन रहे होंगे और आगे जो है आपको इन्हीं जो बातें मैं बता रहा हूं इन्हीं पर कुछ प्रश्न उत्तर भी बने हुए हैं और उन प्रश्न उत्तरों को भी आपको सोचना होगा। ऐसे उत्तर मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है स्मृति एवं विस्मृति। तो सबसे पहले हम स्मृति जाने, फिर उसके बाद विस्मृति को जानेंगे। तो यह स्मृति और विस्मृति क्या है? तो स्मृति एक प्रकार से अधिगम की ही तरह समायोजन की आधारभूत क्रिया मानी जाती है। प्राणी मात्र पूर्वानुभव का लाभ उठाता है और स्मृति के विकास में अभिरुचि एवं प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। स्मृति को मनोदैहिक क्रिया माना जाता है और स्मृति का कार्य संपादन करने के लिए मस्तिष्क एवं शरीर दोनों को ही कार्य करना पड़ता है। अब जो है मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम स्मृति जानेंगे, उसके बाद विस्मृति जानेंगे। तो स्मृति को ऐसे भी परिभाषित करने के लिए श्री आदित्य नारायण तिवारी ने बताया कि स्मृति एक पुनरोत्पादक रचनात्मक मानसिक क्रिया है। डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञान को धारण करके उसे पुनर्दर्शनात्मक रूप दे देना ही स्मृति है। अब जो है इस स्मृति के प्रकार, तो इस स्मृति के प्रकार पर हम आ जाएं तो स्मृति जो है कई प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है एक तो होता है व्यक्तिगत स्मृति, यानी अतीत के व्यक्तिगत अनुभवों को स्मृति में रखा गया है और हमें यह हमेशा ही याद रहता है कि आवश्यकता के समय हमारा साथ किसने दिया, यानी व्यक्तिगत स्मृति। जैसे हमारे पास कोई समस्या आई तो उस समस्या के समाधान करने में किस व्यक्ति का योगदान हमारे साथ था और किसने हमको परेशानी के समय में हमको सहयोग किया, यह ज्ञान हमको व्यक्तिगत स्मृति से प्राप्त होता है। दूसरी बात अव्यक्तिगत स्मृति, यद्यप इसमें व्यक्तिगत अनुभव समाहित है परंतु फिर भी इसे अव्यक्तिगत माना जाता है, कारण कि इस प्रकार की स्मृति का संबंध ग्रंथ ज्ञान से होता है जो कि सभी लोग समान रूप से प्राप्त करते हैं। तीसरी होती है अस्थाई स्मृति। इस प्रकार का ज्ञान जो कि एक बार किसी कारण
स्मृति पटल में आ गया हो तो वो कभी भी नहीं भूलता है। ये अस्थाई स्मृति है। जैसे शुरू में जब छोटे बच्चे होते हैं, LKG UKG में पढ़ते हैं, तो उनको एक बार पढ़ा दिया जाता है का खा गा घा ना। उसी तरह से ABCDEF इत्यादि। तो यह शुरुआती दौर में छोटे ही समय में ये बता दिया जाता है और यह हमारी स्मृति में अंकित हो जाता है और आजीवन जब तक हम जीवित रहते हैं इसको भूलते नहीं। तो ये क्या है, हमारी अस्थाई स्मृति है। एक जो है सक्रिय स्मृति है। श्री PD पाठक ने इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उसके बाद तत्कालिक स्मृति है। तत्कालिक स्मृति का मतलब कि तुरंत हमको ध्यान में आया, तुरंत फिर भूल गए। निष्क्रिय स्मृति, वह स्मृति हम में है, पूर्व काल में कुछ याद कथाएं हमारे अंदर हैं, लेकिन वो क्या है, निष्क्रिय पड़ी हुई हैं और समय आने पर वो अपने आप काम करने लगती हैं। उसके बाद जो है तार्किक स्मृति है, यांत्रिकी स्मृति है, आदत स्मृति है, शारीरिक स्मृति है। ये सभी स्मृति जो है ये हमको ज्ञान प्राप्त कराती है। अब जो है इस स्मृति के अंग क्या है, तो सबसे पहला काम है इसका अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। जिस विषय या तथ्य को स्मृति के माध्यम से आत्मसात करना चाहते हैं उसको अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। और अधिगम प्रक्रिया को अनेक प्रकार प्रभावित करते हैं। सीखने की क्रिया के माध्यम से जिन अनुभवों का विकास होता है उन्हें ही अधिगम कहा जाता है। दूसरी बात आती है धारणा, यानी अधिगम अधिगृहित विषय का मस्तिष्क में धारण करना ही धारणा है। तो धारणा के प्रभावपूर्ण बनाने वाली दशाएं, एक तो है सामग्री का स्वरूप और दूसरा है उत्तेजना की अवधि। उसके पश्चात जो है एक बात आती है प्रत्यास्मरण, यानी पूर्व संचित अनुभवों का अनुभव या पूर्व प्राप्त ज्ञान का पुनः स्मरण व्यवहार या चेतना में लाना प्रत्यास्मरण माना जाता है। और उचित ढंग में धारण विषय का प्रत्यास्मरण सुगमता से किया जाता है। जैसे इसके चार भेद है। एक तो है स्वतः प्रत्यास्मरण, दूसरा प्रयास समय प्रत्यास्मरण, और तीसरा जो है प्रत्यक्ष पुनः स्मरण, और चौथा जो है वो है अप्रत्यक्ष पुनः स्मरण। तो इसके बाद से उत्तम स्मृति के लक्षण, एक आदर्श स्मृति के लक्षण क्या होते हैं, तो उसका जो है कई लक्षण हैं। सबसे पहला जो है त्वरित अधिगम, अर्थात शीघ्र अधिगम, शीघ्र सीख लेना। डॉक्टर ज्योतिष्णा मोहन ने बताया कि शीघ्रता पूर्वक जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसे त्वरित अधिगम कहा जाता है। जैसे क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, अध्यापक एक होता है और वह अध्यापक जो है उस क्लास में पढ़ाता है, तो कुछ बच्चे जो हैं जल्दी से उसको समझ लेते हैं, यानी उनको त्वरित अधिगम होता है, और कुछ बच्चे बहुत बताने के बाद भी नहीं समझ पाते। तो जो जल्दी से समझ जाए, यानी उसकी स्मृति क्या कर रही है, त्वरित अधिगम कर रही है। दूसरी चीज जो है धारणा शक्ति का स्थायित्व, आवृत्ति के अभाव में तथ्य का स्मृति पटल पर अस्थायी रूप से रखना, पुनः स्मरण में यथार्थ, यह उत्तम स्मृति के लक्षण हैं। जो विषय तथ्य या सरलता पूर्व में याद किया गया था, समय आने पर यदि उसका यथावत प्रयोग किया जाता है तो उसे पुनः स्मरण में यथार्थ स्वीकार किया
जाएगा। फिर निरर्थक तथ्यों को भूलना, एक स्मृति में व्यर्थ की बातों को भुलाया जाता है तथा तत्वों को याद रखा जाता है। शीघ्र पहचान, यानी किसी भी तथ्य को शीघ्रता पूर्वक ज्ञात कर लिया जाता है, इसे त्वरित अभिक्षा भी कहते हैं। अब जो है स्मृति के नियम, तो स्मृति के नियम के विषय में श्री बी.एन. झा ने बताया कि स्मृति के नियम में वे दशाएं हैं जो पूर्व अनुभव को पुनः स्मरण में सहायता देती है। और उन्होंने यह जो स्मृति का नियम बताया, उस नियम में सबसे पहला नियम जो है वो है निरंतरता का नियम, यानी अधिगम क्रम में जो क्रियाएं या अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वे मस्तिष्क में निरंतर रूप से पाए जाते हैं। विशेष समय अवस्था या वातावरण में वे स्वयं क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। यानी हमारी स्मृति में जो चीजें बैठी रहती हैं, यानी हम जो अनुभव प्राप्त किए हुए हैं, वह क्या होता है, विशेष समय अवस्था अथवा वातावरण में स्वयं प्रस्फुटित हो जाते हैं, यानी स्वयं वो दिखाई देने लगते हैं, वो स्वयं अपने आप आ जाते हैं। दूसरा है आदत का नियम, यानी अनेक बार की आवृत्ति या अभ्यास के कारण अधिगम की प्रक्रिया एक स्वाभाविक आदत के रूप में बदल जाती है तथा व्यक्ति विचार के बिना ही विषय वस्तु को उपस्थित करने लग जाता है। और इसका संबंध जो है यांत्रिकी स्मृति से है। और तीसरा जो है वो है विचार साहचर्य नियम। अब इसके पश्चात जो है हम जो है अब सीधा सीधा आएंगे स्मृति की विधियों पर। तो स्मृति की विधियां जो हैं, सबसे पहली विधि जो है पूर्ण विधि है, दूसरी खंड विधि है, तीसरी मिश्रित विधि है और चौथी प्रगतिशील विधि है, पांचवी अंतरयुक्त विधि है, छठवां अंतरहीन विधि है, सातवां सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, स्वर विधि, इस तरह से तमाम विधियां हैं। स्मृति परीक्षण की जो विधियां बताया उसमें जैसे संपूर्ण विधि, तो इस विधि में क्या होता है, रटंत कार्य के लिए विशेष सामग्री दी जाती है और बाद में स्मृति के आधार पर परीक्षण किया जाता है कि बालक यदि पूरे अंश को यथावत प्रस्तुत करता है, विधि सफल मानी जाएगी। और वैदिक काल से इसी विधि का प्रयोग होता आया है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक H.A.V. हंगास ने भी इस प्रकार का प्रयोग किया। जैसे संपूर्ण विधि में यह होता है कि एक अध्यापक पढ़ाता है और अध्यापक पढ़ाने के पश्चात बालक को गृह कार्य देता है और गृह कार्य में देता है कि इस प्रश्न का उत्तर याद करके आना, या यह कविता याद करके आना, या कोई और अंश जो है लेख वगैरह इसको याद करके आना। और आने के बाद वो अगले दिन आता है तो फिर क्लास में पूछा जाता है, तो वह रटा, घर पर याद किया लेकिन घर को याद करके इस स्मृति में रखा और उस इसको जो है हुबहू ज्यों का त्यों स्थिति में बता देता है। यानी यह रटंत विधि है। अगर इस तरह से बता देता है तो उसको यह माना जाता है कि यह संपूर्ण विधि के माध्यम से ही यह कार्य संपन्न हो रहा है। उसके बाद जो है बचत विधि, यानी बचत विधि को समय विधि भी कहते हैं। इस विधि में स्मृति का कार्य जितने कम समय में पूर्ण रूप से किया जा सके उसे उत्तम माना जाता है। विषय वस्तु एवं समय के अनुपात के अनुसार ही परिणाम का पता लगाया जाता है। यानी तुरंत हम पढ़ाए और तुरंत प्रश्न किए और उसका उत्तर कितने लोगों ने दिया
यह बचत विधि है, यह समय विधि है। स्मृति विस्तार विधि जो है, विषय वस्तु को याद करके या कविता को कंठस्थ करके प्रस्तुत किया जाएगा और जो अंश वह सुनाएगा वह उसकी स्मृति विस्तार मानी जाएगी। इस तरह से स्मृति प्रशिक्षण की प्रक्रिया जैसे आवृत्ति है, समवाय है, करके सीखना है, विश्राम है, सार्थक है। और स्मृति प्रभावक तत्व जो है वह है पहला मानसिक स्थिति। कैसी मानसिक स्थिति है? प्रेरणा, सार्थक सामग्री, आवृत्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम विधियां, पाठ्य सामग्री, परीक्षण और स्मरण की इच्छा। इस तरह से आपका ये स्मृति का मतलब हुआ आपको याद रखना। क्या क्या चीजें आप याद रख सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको मस्तिष्क में भर सकती हैं। और दूसरा जो है विस्मृति। भाई जब याद होगा तो भूलेगा, तो विस्मृति का मतलब सीधा सीधा भूलना समझ लीजिए। तो विस्मृति जो है, इसके विषय में श्री पीडी पाठक ने बताया कि भूतकाल के किसी अनुभव का वर्तमान चेतना में लाने की असलियता को विस्मृति कहते हैं। मन अर्जित अनुभवों के प्रत्यास्मरण को असफलता ही क्या है? विस्मृति है। जैसे कभी कभी चीजें हैं, कोई प्रश्न करता है, आप उसको जानते हैं, कहते हैं कि अरे हमको मालूम था लेकिन मैं आ नहीं पा रहा है, यानी वो क्या हुआ है? विस्मृति है, वही यानी भूला हुआ है। तो जो चीजें जानते हैं उसको भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम भूल गए। ये विस्मृति के दो प्रकार होते हैं। एक तो है सक्रिय विस्मृति, यानी मानव कतिपय दुखद या कष्टदायक घटनाओं को कोशिश करके भुला देता है। यानी कुछ चीजें हैं, कहते हैं लोग इसको भुला दो। जैसे कोई घटना घट गई, दुखद घटना है, उसको याद करने पर कष्ट ही होगा, तो उसको भुला देना, वह विस्मृत कर देना है, वह सक्रिय विस्मृति है। और एक जो है निष्क्रिय विस्मृति, यानी किसी स्मृति को बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से अगर वो भूल जाए, हम किसी चीज को भुलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और अपने आप भूल जाए, तो वह जो है निष्क्रिय विस्मृति है। विस्मृति के सिद्धांत, तो विस्मृति के सिद्धांत के प्रसंग में यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें निष्क्रिय या अनुपयोगी सिद्धांत के साथ ही उद्दीपन के क्रिया, अभ्यास आदि को महत्व दिया गया है। और इस संदर्भ को ऐसे भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे पहली बात निष्क्रिय या अनुपयोग का सिद्धांत, तो इसको श्री सुरेश भटनागर ने बताया कि विस्मरण मस्तिष्क में स्मरण चिन्हों के धुंधले होने के कारण होता है। स्मरण चिन्हों का बहुत समय तक उपयोग न होने से भी विस्मरण की प्रक्रिया का बल मिलता है। समय के अंतराल के साथ साथ विस्मरण बढ़ता है। दूसरी बात है पूर्व प्रभावी बाधाओं का सिद्धांत, यानी अधिगम प्रक्रिया की ही तरह विस्मृति को भी एक सक्रिय क्रिया माना जाता है। प्राचीन एवं नवीन अनुभवों की प्रतिक्रिया स्वरूप विस्मृति भी सक्रिय सी हो जाती है तथा यह पाया गया है कि इसके बाद में सीखी जाने वाली क्रिया पूर्व में सीखे गए विषय में बाधा उत्पन्न करती है। उसी तरह से उद्दीपन दशाओं में परिवर्तन का सिद्धांत, स्वउद्देश्य विस्मरण सिद्धांत, असामान्य विस्मरण सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत, ये आपका सिद्धांत है। अब जो है विस्मृति के कारण, विस्मृति के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे विषय का निरर्थक होना। बालक क्या करता है? निरर्थक विषयों की ओर ध्यान ही नहीं देता, यानी रुचि नहीं दे। जैसे हम कोई चीज बता रहे हैं और बालक के दिमाग में वह बात निरर्थक लग रही है या उसमें वो उसकी रुचि नहीं है, तो उसको हम पूछेंगे
तो वह उसको बता नहीं पाएगा, यानी वह उसको भूल जाएगा। तो यह निरर्थक विस्मृति हो जाती है, यानी विषय अगर निरर्थक होगा तब भी विस्मृति होगी। दूसरा जो है समय व्यवधान। किसी भी सीखी हुई बात में यदि समय का व्यवधान होता है तो अभ्यास के अभाव में विषय विस्मृति हो जाती है। जैसे हमने किसी चीज को बताया और आपको यहां बताया, आपने यहां सीख भी लिया और जान गए, लेकिन घर पर जाकर के फिर इसको दोबारा तिबारा अध्ययन नहीं किए, यानी समय का व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो वह जानी हुई चीज भी भूल जाएंगे। तीसरा जो है उपकरण स्वरूप। स्मृति का विषय या उपकरण यदि रुचिकर, सार्थक, प्रभावशाली है तो विषय को शीघ्रता पूर्वक स्मृत किया जा सकता है। अगली बात जो आती है वो है अधिगम की मात्रा में कमी। तो अधिगम की मात्रा में जैसे छोटे प्रसंग या थोड़े से संदर्भ को बालक जो है भूल सकता है, परंतु दीर्घ या बड़े विषय को नहीं भूलता है। अधिगम की दोषपूर्ण विधि। अधिगम की प्रक्रिया यदि दोषपूर्ण है तो बालक उस विषय को थोड़े ही समय में भूल जाता है। अब जो है मनोवैज्ञानिक जेकिंस के विचार यह हैं कि विस्मृति केवल मस्तिष्क पर अंकित पुराने चिन्ह अथवा पुराने साहचर्य को मिटाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक नवीन क्रियाओं के द्वारा मस्तिष्क पर अंकित पुराने चिन्ह अथवा पुराने साहचर्य में बाधा उपस्थित करना है। अब जो है पृष्ठोन्मुख अवरोध के कारण स्मृति के संदर्भ में स्मृति के कारणों पर प्रकाश डाला गया, और उसी के संप्रति पृष्ठोन्मुख अवरोध के कारण, तो सबसे पहला कारण जो है वो है पूर्व शिक्षण एवं विक्षेप शिक्षण में समानता। इनमें जितनी अधिक समानता होगी पृष्ठोन्मुखी में अवरोध पाया जाएगा। पूर्व शिक्षण एवं विशेष शिक्षण की मात्रा में अंतर, विशेष क्रियाओं का तात्कालिक संबंध, सीखने वाले की आयु एवं बुद्धि, मस्तिष्क की शारीरिक रासायनिक दशा, मानसिक रोग, ये सब जो है विस्मृति के कारण है। अब जो है यह विस्मृति जो है इसका निराकरण, तो विस्मृति को निराकरण करने के लिए अवधान को केंद्रित करना। अवधान का मतलब ध्यान। किसी भी चीज को करने के लिए यदि उस पर आपका ध्यान केंद्रित है, अवधान है, तो वह जल्दी भूलेगा नहीं। तो विस्मृति न हो इसके लिए अवधान को केंद्रित किया जाए, साहचर्य किया जाए। तीसरी चीजें जो है लय एवं पाठ। जो भी पाठ हो उसको भरसक लय से करने का प्रयास करें, और लय से करेंगे, गीत के रूप में उसको लाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं। अब विस्मृति न हो इसके लिए समय का विभाजन भी किया जाना चाहिए, और समय का विभाजन करके करना चाहिए। अगली पांचवी बात है पाठ की विषय वस्तु। छठवां जो है संपूर्ण पाठ का स्मरण। सातवां पाठ का अस्थाई स्मरण। आठवां स्मरण में अवधान, स्मरण का अस्थायित्व, सफल विधियों का प्रयोग, ये सब जो है विस्मृति का निराकरण के उपाय है। अब जो है शिक्षा में विस्मृति का महत्व। यद्यपि यह एक सत्य धारणा है कि स्मरण एवं विस्मरण दोनों ही व्यतिरेक है, परंतु विस्मृति स्मृति का कारक तथा स्मृति विस्मृति का कारक तत्व है, और इन दोनों का महत्व है। ये विस्मृति का क्या महत्व है कि विद्यालय में अनेक प्रकार के शैक्षिक प्रसंग आते हैं जिन्हें विस्मृत करना आवश्यक होता है। कुछ चीजें हैं जिसको जीवन में हमेशा याद रखना भी ठीक
नहीं है, उनको भुलाना भी जरूरी है। स्मृति का अस्थायी रूप देने के लिए विस्मृति आवश्यक है। माने जो हमको याद है, जैसे आप ऐसे सोच लो कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे डाटे अपलोड हो जाते हैं, तो बहुत डाटा अपलोड हो जाते हैं तो कुछ उसमें खराब चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं। तो जो अच्छी चीजें हैं उसको हमको हमेशा ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो उसमें खराब चीजें हैं उसको आप क्या करते हो, मोबाइल में डिलीट मार देते हो। यानी डिलीट मारना ही क्या है, विस्मृति। यानी जो खराब चीजें हैं उसको विस्मृत करना भी जरूरी है। और अगर स्मृति को अस्थायी रूप देना है तो विस्मृति आवश्यक है। तीसरी बात है, विचारों को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए विस्मरण आवश्यक है। अगली बात है कि बालक स्पष्ट शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयत्नशील रहता है, अतः अशुद्ध उच्चारण उसको विस्मृत करना पड़ेगा, करना जरूरी है। ये इसका महत्व है। अब अगला चीज है कि कुछ यथार्थ तथ्य इस प्रकार के भी पाए जाते हैं कि नवीन श्रम के लिए विस्मरण परम आवश्यक माना जाता है। स्मरण को यथार्थ रूप प्रस्तुत देने के लिए यह विस्मरण जो है परमावश्यक माना गया है। और आज अब इन्हीं शब्दों के साथ आज इस क्लास को यहीं पर रोकते हुए अब सीधा सीधा हम लोग आएंगे प्रश्न और उत्तर पर, और वह प्रश्न आपके सामने होंगे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि भावनाओं की पहचान के लिए कौन सा श्रेणीकरण इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला चीज है कि किसी चीज के लिए वह सकारात्मक ही होना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो है, किस दिशा में सकारात्मक भावनाएं प्राधान्य रखती हैं, तो वो है खुशी। तीसरा जो है, निष्कारण भावना किसे कहा जाता है, तो निष्कारण भावना जो है वह एक निर्मल भावना को ही माना जाता है। उदासी भावना किसे कहते हैं, तो उदासी जो है दुख में ही होगा। खुशी, उत्साह अथवा गर्व की स्थिति में ये नहीं हो। अगला प्रश्न जो है वो है कि भावनाओं के विकास क्या है। तो भावना हम अपना व्यक्त करते हैं शब्द से। छठा जो है वो है संकेत किसे कहा जाता है, तो भावनाएं ये आपके संकेत हैं। सातवां जो है, भावनाओं का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव होता है, तो सकारात्मक प्रभाव होता है। अगला प्रश्न आपका है, भावनाओं के समाज में क्या शामिल होता है, तो वो है आपका मन। अगला प्रश्न है, मेमोरी की कितनी प्रकार होती है, तो ये है मेमोरी आपकी 3 प्रकार की होती है। 10वां प्रश्न जो है आपका, स्मृति के स्तर को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो स्मृति को जो है कैसे वर्गीकृत करेंगे, तो सबसे पहले आएगा धारण, उसके बाद से स्मृति और उसके बाद संज्ञा। अगला प्रश्न जो है वो है संज्ञान किसे कहा जाता है, तो जो कुछ समय तक याद रख पाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन है, स्मृति की संरचना क्या है,
तो स्मृति में ये होता है कि समान छोटे बड़े होते हैं। 13वां जो है स्मृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कारगर है, तो नियमित अभ्यास। अगला है मेमोरी की कमजोरी किसे कहा जाता है, तो वो है अमनेशिया। अगला क्वेश्चन आपका है अमनेशिया क्या होता है, तो अमनेशिया जो है याददाश्त की कमी होती है, याददाश्त की कमी। अगला है स्मृति को सुधारने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो ये सभी काम, आहार, व्यायाम, समय व्यवस्था, यानी सभी विकल्प। अगला प्रश्न जो है विस्मृति और विस्मृति के सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मनोविज्ञान से, अभी इसी में पढ़े हैं आप। अगला प्रश्न आपका है विस्मृति क्या है, इस पर विचार करें कि विस्मृति क्या है, तो विषयों की भूल, ये विस्मृति है। अगला प्रश्न है विस्मृति के लिए किस श्रेणी का सिद्धांत उपयुक्त है, तो संज्ञानात्मक। विस्मृति के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो वह भी है संज्ञान क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है विस्मृति के तत्व किसे कहा जाता है, तो जब तक स्मृति नहीं होगी विस्मृति कहां से आएगी। अगला जो है विस्मृति के लिए किसे कहा जाता है, तो याददाश्त की कमी। अगला है विस्मृति के सिद्धांत का विकास किसने किया, तो अभी नाम आया था विलियम जेम्स। अगला प्रश्न जो है वो है आपका पहले आप पहले पाप, यह सिद्धांत किस विस्मृति सिद्धांत के संदर्भ में है, तो ये जो है आपका है प्रतिस्पर्धा। विस्मृति के लिए युग्मन सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो जिम्मेदारी। अगला जो है विस्मृति सिद्धांत का क्या मूल मंत्र है, तो वो है स्मृति का कोई अस्थायी स्थान नहीं है। तो ये रहे आपके प्रश्न आज के, और इसका उत्तर भी आपको हमने बताने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी परिलक्षित होती हो, आपके संज्ञान में रहता हो, तो निश्चित रूप से आप इसको देखने के बाद अपना विचार अपना हमारे इस इनबॉक्स में रखने का प्रयास करिएगा। उसको मैं देखूंगा, देखने के बाद उसको सुधार कर समायोजित करने का प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।